स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नेचुरल मटेरियल, आर्टिफिशियल मटेरियल और नेचुरल जो अपने रॉ मटेरियल है वह सब करवाए थे। इसके अलावा मैंने आपको इंडस्ट्रियल प्लांट के बारे में समझाया था और हमने समझा था पॉलीमर क्या है, पॉलीमर कैसे बनते हैं। इसके अलावा मैंने आपको लीनियर स्ट्रेट लाइन पॉलीमर समझाया था और मैंने आपको क्रॉस लाइन पॉलीमर भी समझाए थे। अब हम यहाँ पे करेंगे सिंथेटिक फाइबर बनते कैसे हैं। तो सिंथेटिक फाइबर कैसे बनते हैं यह पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ नेचुरल पॉलीमर क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा। नेचुरल पॉलीमर वह है जो हमें नेचर से मिले हैं, नेचर से, जो कि हमें प्लांट और एनिमल के जो हमें रॉ मटेरियल मिला है उससे हमने बनाए हैं नेचुरल पॉलीमर। और उन नेचुरल पॉलीमर से बनाया हमने कॉटन, सिल्क और वूलन के क्लॉथ, ठीक है ना। तो नेचुरल पॉलीमर वो है जो हमें नेचर से मिला है। और ह्यूमन मेड पॉलीमर क्या है। ह्यूमन मेड पॉलीमर वह है जो ह्यूमन ने खुद बनाए। ह्यूमन मेड पॉलीमर जो होते हैं वो पेट्रोलियम से बनते हैं। और ये पेट्रोलियम क्या है, ये पेट्रोलियम है जो हम रिफाइन करते हैं ना, पेट्रोल को रिफाइनरीज में जो हम पेट्रोल को रिफाइन करते हैं तो उस पेट्रोल पे जो वेस्ट निकलता है वो पेट्रोलियम कहलाता है। और उस पेट्रोलियम से हम बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर। अब स्टूडेंट, सिंथेटिक फाइबर हम बनाते हैं पेट्रोलियम से, वो तो ठीक है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि भाई सिंथेटिक फाइबर बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। नेचुरल फाइबर थे तो सही, नेचुरल फाइबर से हमें वूल मिल रही थी, कॉटन मिल रहे थे, सिल्क के क्लॉथ मिल रहे थे, फिर हमको क्या ज़रूरत पड़ गई सिंथेटिक फाइबर बनाने की। आपसे कोई ये सवाल करे तो आपका क्या जवाब होगा। आपका जवाब होगा कि देखिए जो नेचुरल फाइबर थे वो क्या थे, बहुत ही लिमिटेड थे। वो लिमिटेड थे, ह्यूमन की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा क्या था कि वो एक्सपेंसिव भी बहुत थे, है ना। और उनको बनाने का जो प्रोसीजर था वो काफ़ी लेंथी था। तो ये सारे ड्रॉबैक थे। और इसके अलावा और भी ड्रॉबैक थे कि वह स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे, इजी टू वॉश नहीं थे। बहुत सारे ड्रॉबैक ह्यूमन ने महसूस किए, साइंटिस्ट ने महसूस किए और सिंथेटिक फाइबर का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, ठीक है। और सिंथेटिक फाइबर भी बहुत तरह के होते हैं स्टूडेंट, लेकिन हमारे कोर्स में हम 4 सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है, रेयॉन है, नायलॉन है, प्लास्टिक है और पॉलिस्टर है और क्या है हमारा एक्रेलिक। कौन कौन से हैं, रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है और क्या है, एक्रेलिक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लास्टिक बता दिया था सिंथेटिक फाइबर, तो आप उसके क्लियर कर लीजिए। प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर नहीं है, प्लास्टिक तो क्या है हमारा, क्या है, आर्टिफिशियल मटेरियल में आता है, ठीक है ना। तो हमारे जो सिंथेटिक फाइबर है वो है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। अब मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगी रेयॉन। तो स्टूडेंट, रेयॉन का कॉन्सेप्ट कैसे निकल कर आया, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। तो रेयॉन का कॉन्सेप्ट ऐसे आया कि 18वीं सेंचुरी में चाइना ने सिल्क डिस्कवर कर लिया था और सिल्क के प्रोडक्ट काफ़ी जो थे वो डिमांड थी सिल्क के प्रोडक्ट की, क्योंकि सिल्क के प्रोडक्ट जो थे वो बहुत ही स्मूथ थे, सिल्की थे, शाइनी थे। लोगों को बड़ा क्रेज था सिल्क के प्रोडक्ट पहनने का। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो सिल्क के प्रोडक्ट थे ना वो बड़े एक्सपेंसिव होते थे। जो कॉमन पीपल होते थे वह सिल्क के प्रोडक्ट खरीद ही नहीं पाते थे क्योंकि वो इतने एक्सपेंसिव होते थे। और जो हाई सोसाइटी में जो लोग बिलोंग करते थे सिर्फ वही सिल्क के प्रोडक्ट पहनते थे। अब साइंटिस्ट के मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम कोई ऐसा फाइबर बनाएं जो हर इंसान जिसका यूज़ कर सके और वो सिल्क जैसा लगे, उसकी अपीयरेंस सिल्क जैसी हो और कॉमन में पीपल भी उसका यूज़ कर सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रेयॉन का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। और 19वीं सेंचुरी में एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे,
उन्होंने रेयॉन बनाया इंडस्ट्रियल लेवल पर, छोटे मोटे लेवल पर नहीं, इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाया रेयॉन। और रेयॉन के जो फाइबर थे, उससे जो प्रोडक्ट बने, उससे जो फैब्रिक बने, वो काफ़ी फेमस हुए, लोगों को बड़े पसंद आए, लोगों ने उन्हें बहुत लाइक किया, क्योंकि वो सिल्क जैसे दिखते थे, सिल्क जैसे दिखते थे। और उसके अलावा एक खास बात जो उसमें थी वो क्या थी, वह बहुत एक्सपेंसिव नहीं थे, चीप थे, जो नॉर्मल इंसान भी उन्हें खरीद सकता था, कॉमन पीपल भी उसे खरीद सकते थे। तो रियोन के बने हुए फैब्रिक लोगों को बड़े पसंद आए, और रियोन को लोगों ने क्या नाम दिया, आर्टिफिशियल सिल्क का नाम दिया, क्योंकि वह सिल्क जैसा दिखता था, तो उसे नाम दिया गया आर्टिफिशियल सिल्क का। अब स्टूडेंट हमें यह जानना होगा कि रियोन बना कैसे, रियोन का बनने का प्रोसीजर क्या है, रियोन का जो फाइबर बनता है वो किस तरीके से बनता है, यह भी तो हमें जानना होगा। तो देखिए, रियोन का जो फाइबर है उसका रॉ मटेरियल आता है वुड पल्प से, है ना। जो ये वुड होता है, जो आपका जो ट्री होते हैं, बड़े बड़े ट्री होते हैं, उस ट्री के अंदर का जो स्टम होता है, उस स्टम के अंदर एक जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना, बड़े बड़े ट्री का जो स्टम होता है, उस स्टम का जो सॉफ्ट पार्ट होता है, उस पार्ट को निकाल लिया गया, उसे कहा गया वुड पल्प। अब उस वुड पल्प को क्या करा गया, उसको बारीक किया गया, और बारीक करके उसे डाला गया एल्कलाइन सॉल्यूशन में, है ना। वुड पल्प को निकाला और उसको बारीक करके इंडस्ट्रीज में ले जाया गया, और वहाँ डाला गया उसको एल्कलाइन सॉल्यूशन में। एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या हुआ, ये बन गया एक लिक्विड थिकी स्टिकी सब्सटेंस, जो जिसको नाम दिया गया विस्कोस, है ना। अब ये विस्कोस बन गया, जो कि लिक्विड था, है ना, थिकी था, स्टिकी था। उसको जब विस्कोस बन गया तो क्या करा गया, इसको एक लंबे से कंटेनर में डाला गया, है ना। इसको डाला गया एक लंबे से कंटेनर में, जिसके लास्ट में क्या थे, होल थे, है ना, जिसके बॉटम में अब इस विस्कोस को डाल दिया गया एक बड़े से कंटेनर में, जिसके लास्ट में होल थे, बॉटम में होल थे। जब इस विस्कोस को इस बड़े से कंटेनर में डाला गया तो क्या हुआ, इस जो होल थे ना, उसमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल कर बाहर आए। अब इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या करा गया, सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया गया, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को डाल दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड में। और जब इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया तो बन गया रेयॉन का फाइबर, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ठीक है ना। अब रेयॉन का फाइबर बन गया जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उस फाइबर को बाहर निकाला गया और उसे किया गया, वॉश किया गया, क्योंकि भाई उसके साथ केमिकल प्रोसेस हुआ था ना, तो उसको वॉश करना भी ज़रूरी था, क्योंकि उसके हम बनाने जा रहे हैं क्लॉथ। तो क्लॉथ में अगर केमिकल्स वगैरह लगा होगा तो वो ह्यूमन के लिए हार्मफुल होगा, तो फिर उसको किया गया वॉश। फिर उसको वॉश करने के बाद उसे डाई किया गया, तरह तरह के कलरफुल उसमें कलर डाले गए, फिर उसका बनाया गया यार्न, और फिर उस यार्न से बना फैब्रिक, ठीक है। तो इस तरह से रेयॉन के फाइबर बना और फाइबर से बना फैब्रिक। अब स्टूडेंट, जो रेयॉन के जो फाइबर होते हैं वो क्या थे, इजी टू डाई थे, क्योंकि है ना, उसकी सबसे बड़ी खासियत तो यही थी कि वो इजी टू डाई थे, वो इजीली डाई हो जाते थे, और हम तरह तरह के रेयॉन के फैब्रिक बना पाए। और दूसरे वो स्ट्रॉन्ग थे, है ना, स्ट्रॉन्ग थे। और एक खासियत उसमें और भी थी, वो ये थी कि उनमें वाटर ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी थी। वाटर ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी अच्छी थी तो वो क्या थे, स्वेट को भी ऑब्जर्व कर लेते थे, स्वेट को ऑब्जर्व कर लेते थे, तो वो समर्स में भी हमारे लिए काफ़ी अच्छे रहते थे, कंफर्ट रहते थे समर में, है ना। और सिंथेटिक फाइबर तो समर में इतने कंफर्ट नहीं रहते, लेकिन रेयॉन फाइबर समर में हमारे लिए कंफर्ट रहते थे। तो रेयॉन के बारे में मैंने आपको बताया कि रेयॉन का कॉन्सेप्ट कैसे निकल कर आया, है ना। जो फ्रेंच इंडस्ट्रीज थे उन्होंने रेयॉन फाइबर बनाया, और उन्होंने क्या करा, वुड पल्प को लिया, वुड पल्प को जब बारीक बारीक किया गया, बारीक बारीक करके उसको इंडस्ट्रीज में ले जाया गया, इंडस्ट्रीज में एल्कलाइन सॉल्यूशन में डाला गया, और फिर उसका बना थिक सब्सटेंस जिसको विस्कोस बोला गया। उस विस्कोस को सल्फ्यूरिक एसिड, उस विस्कोस को एक बड़े से कंटेनर में डाल के उसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकाले गए, जिसके बॉटम में होल थे। फिर उसको डाला गया सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में डालने के बाद वो बन गया रेयॉन का फाइबर। फिर उसको हमने किया वॉश, फिर उसको डाई किया, फिर यार्न बनाया उससे, फिर बना फैब्रिक। अब स्टूडेंट, रेयॉन के बारे में मुझे आपको और भी बहुत सी बातें बतानी है। मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। अच्छा, रेयॉन को हम क्या आर्टिफिशियल सिल्क तो मानते ही हैं, इसके अलावा हम रेयॉन को कहते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर।
अब आप कहेंगे कि रेयॉन को हम सेमी सिंथेटिक फाइबर क्यों कह रहे हैं? भाई देखिए, जो रेयॉन का जो फाइबर है उसका मटेरियल कहाँ से आया है, वो उसका जो रॉ मटेरियल कहाँ से आया है, वो तो वुड पल्प से आया है ना। तो वुड पल्प तो हमें नेचर से मिला है, तो हम उसे नेचुरल फाइबर क्यों नहीं कह रहे हैं? हम उसे नेचुरल फाइबर क्यों नहीं कह रहे? हम उसे कह ना तो हम उसे नेचुरल फाइबर मान रहे हैं और न ही हम उसे सिंथेटिक फाइबर मान रहे हैं। रेयॉन को हम मान रहे हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्यों? क्योंकि वो वुड पल्प से आया है, इसलिए वो, और वुड पल्प से आया है लेकिन उसके साथ बहुत सारे केमिकल प्रोसेस भी तो हुए हैं, है ना। इसलिए हम इसको ना तो नेचुरल फाइबर कह रहे हैं, ना हम इसे सिंथेटिक फाइबर कह रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर। ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सेमी सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, तो रेयॉन। आपसे पूछा जाए आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है, तो रेयॉन। ठीक है ना स्टूडेंट। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा फाइबर, सिंथेटिक फाइबर है जो समर में भी कंफर्ट रहता है, तो आपका आंसर आएगा रेयॉन। ठीक है स्टूडेंट। और वुड पल्प से कौन सा फाइबर बनाया जाता है, रेयॉन का फाइबर। ठीक है। अब स्टूडेंट, रेयॉन के फाइबर को हम क्या कहते हैं, रेयॉन के फाइबर को हम कहते हैं रीजनरेटेड फाइबर के नाम से भी जानते हैं। अब भाई रेयॉन के फाइबर को रीजनरेटेड फाइबर क्यों कहते हैं? रेयॉन के फाइबर को रीजनरेटेड फाइबर इसलिए कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, वुड पल्प। अब वुड पल्प को क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज में ले जाया जाता है, उसको ब्रोक किया जाता है, और उसको ब्रोक करने के बाद क्या करते हैं, हम उसको डालते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन में। एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालने के बाद हमारा एक थिकी लिक्विड और, है ना, और स्टिकी सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं विस्कोस। अब ये विस्कोस जब हम एक बड़े से कंटेनर में डालते हैं जिसके बॉटम में होल होते हैं, हाई प्रेशर के साथ हम इसे बड़े से कंटेनर में डालते हैं, और जब वो बड़े से कंटेनर के जो होल होते हैं उसमें से ये बाहर आता है थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर के फॉर्म में, और इस थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर्स को हम डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, और सल्फ्यूरिक एसिड में डालने के बाद हमारा बन जाता है रेयॉन का फाइबर। उसके बाद हम इस रेयॉन के फाइबर को क्या करते हैं, वॉश करते हैं, क्योंकि इसके साथ केमिकल प्रोसेस होते हैं कई तरह के। इसको वॉश करते हैं, उसके बाद हम इन्हें डाई करते हैं, कई तरह के कलर्स में इसको हम डाई कर लेते हैं। ये ईजी होते हैं डाई करने में, ईजियर टू डाई होते हैं ये, है ना। फिर उनको हम डाई करते हैं, फिर हम उनको सुखा के उसके बाद उनको जो उसका जो थ्रेड, उसको क्या करते हैं, यार्न में, उसको रील में लपेट देते हैं और उसका यार्न बन जाता है। उन यार्न से हम बना लेते हैं फैब्रिक। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ रीजनरेटेड फाइबर बोलते हैं रेयॉन को। तो क्यों बोलते हैं, देखिए कि इसको ब्रेक किया जाता है एल्कोलिन सॉल्यूशन में डालने से पहले, और जब लास्ट में जब इसका जो फाइबर बनकर आ जाता है ना, तो ये क्या है, ये वुड पल्प का बना हुआ है, और वुड पल्प बना होता है सेल्यूलोज का, है ना। जो वुड की जो जो प्लांट की जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है, तो वुड पल्प में भी सेल्स होंगे, सेल्स तो वुड पल्प में भी होंगे, तो उसकी वॉल भी क्या होगी, सेल्यूलोज की होगी। तो कहने का मतलब ये है कि वुड पल्प जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। अब ये सेल्यूलोज जब हम एल्कलाइन में डालते हैं, और उसके बाद जब हम लास्ट में सल्फ्यूरिक एसिड में डालने के बाद इसका जब थ्रेड बना देते हैं, तब भी वह सेलुलोज उस थ्रेड के अंदर होता है ना। तो लास्ट में जब हम इसका थ्रेड बना देते हैं तब भी वो सेलुलोज उस थ्रेड के अंदर होता है। तो ये क्या है, वहाँ तक वो सेलुलोज जब ब्रेक करने के बाद लास्ट जब हम थ्रेड बनता है तब भी उसमें होता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, रीजनरेटेड फाइबर के नाम से जानते हैं, कि ब्रेक होने के बाद भी सेलुलोज उसमें प्रेजेंट है थ्रेड में। ब्रेक होने के बाद एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालने के बाद भी उसमें थ्रेड में सेलुलोज प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे रीजनरेटेड फाइबर के नाम से जानते हैं। अब देखो स्टूडेंट, रेयॉन के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है, जितना भी आपके कोर्स में है सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, और बोर्ड पे मैंने यही सारी बातें लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ और अब हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए मैंने क्या क्या लिखा है, मैंने लिखा है नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ ऑफ वूल, कॉटन एंड सिल्क। नेचुरल फाइबर का यूज हम वूल, कॉटन और सिल्क के क्लॉथ बनाने के लिए करते हैं। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं नेचुरल फाइबर। दे आर नेचुरल पॉलीमर, इसको हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं क्योंकि ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। प्लांट और एनिमल से हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल निकालते हैं, और उस रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, हम उस रॉ मटेरियल से हम बना लेते हैं नेचुरल पॉलीमर। ठीक है ना।
अब आगे देखते हैं सिंथेटिक फाइबर क्या है। सिंथेटिक फाइबर है दे आर मैन मेड पॉलीमर, ये मैन मेड पॉलीमर है। मैनी ऑफ विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, बहुत सारे जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो हम पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, ये सब क्या है सिंथेटिक फाइबर है। और भी बहुत से हैं पर हमारे कोर्स में इतने ही है। ठीक है, रेयॉन पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले। तो रेयॉन क्या है, सिल्क। सिल्क इज नेचुरल फाइबर विद अ ब्यूटीफुल टेक्सचर। जो सिल्क था, जो रेयॉन से पहले आ गया था, वो क्या था, बड़ा ही ब्यूटीफुल है ना फाइबर था और लोगों को बड़ा पसंद आ रहा था। इट इज एक्सपेंसिव, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये बड़ा एक्सपेंसिव था। सिंथेटिक फाइबर विद सिमिलर टेक्सचर सक्सीडेड टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। अब सिंथेटिक फाइबर ऐसा जो कि सिल्क जैसा दिखे, इसकी जरूरत महसूस हुई 19th सेंचुरी में। वह साइंटिस्ट फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो मेड रेयॉन। और तब क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, सिंथेटिक फाइबर रेयॉन बनाया 19th सेंचुरी में। सिल्क को के जैसा दिखने वाला, ठीक है, क्योंकि सिल्क लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो सिल्क के जैसा दिखने वाला नेचुरल सिंथेटिक फाइबर बनाया रेयॉन 19th सेंचुरी में फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट ने। ठीक है ना। अब देखिए, रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कह के बुलाते हैं। रेयॉन इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। रेयॉन बनता है वुड पल्प से, है ना। जो वुड का जो स्टम होता है, उसके अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होता है, उससे हम रेयॉन बनाते हैं। वुड पल्प इज फर्स्ट डिजोल्व इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। वुड पल्प को हम क्या करते हैं, उसको हम इंडस्ट्री में ले जाते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं, फिर हम उसको डाल देते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन में। ठीक है। द थिक लिक्विड, जिसको हम विस्कोस कहते हैं, प्रोड्यूस्ड इज देन पासेस थ्रू टाइनी होल टू मेक फाइबर। अब ये जो थिक लिक्विड होता है, जिसको हम विस्कोस कहते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालने के बाद बनता है, उसको हम क्या करते हैं, पास कराते हैं एक टाइनी होल में वाले कंटेनर से पास कराते हैं, और फिर फाइबर बनता है, और उससे बनता है फाइबर्स, है ना। द फाइबर आर हार्डन बाय पासिंग देम। अब ये फाइबर तो निकल गए। द फाइबर आर हार्डन बाय पासिंग देम इनटू बोथ द सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये क्या करते हैं, इन फाइबर को हार्डन करने के लिए हम इन्हें सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं ताकि ये हार्ड हो जाए। द फाइबर आर द स्पन इन द यार्न एंड वूवन इनटू द क्लॉथ। अब इन फाइबर्स को क्या करते हैं, ये फाइबर बन जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको वॉश करते हैं, फिर उसके बाद इनको हम स्पन करते हैं यार्न के रूप में, फिर उनको कलर कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, कलर करने के बाद उनको फैब्रिक बनाने के लिए भेज दिया है। ये फाइबर निकल गए, सल्फ्यूरिक एसिड में डालने के बाद स्ट्रॉन्ग फाइबर बन जाता है। उस फाइबर को क्या करते हैं, हम वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हम उनको डाई करते हैं। डाई करने के बाद हम उनको स्पन करते हैं यार्न में, और फिर उसको हम क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में भेज देते हैं उसके क्लॉथ बनने के लिए। ठीक है। अब इसका जो क्लॉथ बनने का जो प्रोसीजर होता है, इट इज चीपर देन सिल्क। ये सिल्क से चीपर है, एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। जो अपना जो रेयॉन का फाइबर बनता है ना, जो रेयॉन के फाइबर बनने का जो प्रोसीजर है, वो रेयॉन के फाइबर से जो फैब्रिक बनने का प्रोसीजर है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि सिल्क के फाइबर से फैब्रिक बनता है। उसी तरीके से रेयॉन के फाइबर से भी फैब्रिक बनता है। तो अब मैं बाकी की बातें भी आपको अगली स्लाइड में बता देती हूँ। तो हम अगली स्लाइड की ओर मूव करते हैं। Rayon is called a regenerated fiber because the original raw material cellulose is broken down and then reformed. रेयॉन को हम रीजनरेटेड फाइबर कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि यह बनता है ओरिजिनल रॉ मटेरियल जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं, और फिर ब्रोकन होने के बाद भी ये रीफॉर्म हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम ब्रोक करके अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं। फिर उसके बाद जब हम इसका फाइबर निकलता है, लास्ट में सल्फ्यूरिक एसिड में डालने के बाद जब लास्ट में इसका फाइबर निकलता है, तो उसमें भी सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इसको हम रीजनरेटेड फाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब दिस मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड ईजियर टू डाई इन अ वेराइटी ऑफ कलर। और इसी स्ट्रॉन्गर होने के कारण ही ये क्या होता है, ये जो रिफॉर्म होने के कारण ही
इसका जो क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गर बनता है, इसकी ये प्रॉपर्टी होने के कारण ही ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है और इजियर टू डाई होता है, इजीली डाई हो जाता है और हम इसके वेराइटी ऑफ कलर्स के में हम इसको डाई कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको कि हम इसको रीजनरेटेड फाइबर क्यों कहते हैं। रीजनरेटेड फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि अपनी लास्ट स्टेज में जाने के बाद भी इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जबकि ये ब्रोकन किया जाता है एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालने से पहले। लेकिन जब ये अपनी लास्ट स्टेज में पहुंचता है तब भी उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको रीजनरेटेड फाइबर कहते हैं। और इसके अलावा अब ये सारे प्रोसीजर से गुजरने के कारण ही ये होता है, स्ट्रॉन्गर होता है और ईजियर टू डाई होता है, इसको डाई करना ईजी होता है और इससे हम कई तरह के कलर्स बना सकते हैं, कई तरह के वैरायटी हमें कलर्स की मिल जाती है ना। अनदर यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ रेयॉन इज दैट इट ऑब्टेन स्वेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रेयॉन होता है वह स्वेट को भी ऑब्टेन कर लेता है। इसकी सबसे यूजफुल जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एक अच्छी यूजफुल प्रॉपर्टी मानी जा सकती है, सबसे यूजफुल तो नहीं मान सकते, सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी तो इसकी ये है कि ये सिल्क जैसी अपीयरेंस देता है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये भी है कि ये स्वेट को ऑब्जर्व कर लेता है। रेयॉन क्लॉथ आर देयर फॉर कम्फर्टेबल टू वियर इन समर, इसलिए रेयॉन क्लॉथ जो है वो समर में पहनना अच्छे रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, हमको इसको पहन के हमें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता कि बड़ी गर्मी लग रही है, बड़े पसीने आ रहे हैं, स्वेट ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा है, तो इसको तो ऐसा कुछ रेयॉन के साथ नहीं है। अब हम यूज़ ऑफ रेयॉन देख लेते हैं कि रेयॉन के क्या क्या यूज़ होते हैं, रेयॉन के फाइबर से हम क्या क्या बना सकते हैं और भी क्या क्या चीज़ें, क्लॉथ तो हम बनाते ही हैं रेयॉन के फाइबर से, और भी बहुत सी चीज़ें हम रेयॉन के फाइबर से बना सकते हैं, तो वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू मेक अपेरल। अपेरल से मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग सी ड्रेसेस होती है ना, जो लॉन्ग ड्रेसेस होती हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी ड्रेसेस होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपेरल कहते हैं। जैसे कि गाउन वगैरह है ना, लंबे लंबे गाउन है, ये सब जो है ये क्या कहलाते हैं, अपेरल कहलाते हैं। ठीक है ना। अब सच है सूट है, टाइज है, ब्लाउज है, जैकेट्स हैं, स्टॉकिंग्स है, सॉक्स है और स्पोर्ट्स वियर है, ये सब क्या होते हैं, हम बनाते हैं रेयॉन से। अब सूट, टाई, ब्लाउज, जैकेट, स्टॉकिंग क्या होते हैं, वो लॉन्ग सॉक्स जो होते हैं ना, जो थाई तक आते हैं, वो स्टॉकिंग कहते हैं। स्लैक्स और स्पोर्ट्स वियर ये सब तो आप समझते ही हो, है ना। अपेरल मैंने आपको बता ही दिया है अपेरल क्या होता है। अब होम फर्नीचर सच एज बेड स्प्रेड, होम फर्निशिंग भी कर सकते हैं हम रेयॉन के फैब्रिक से, रेयॉन के फाइबर से। जैसे कि बेड स्प्रेड बना दो, बेड स्प्रेड से मतलब क्या, बेडशीट से ही है, बेडशीट बना सकते हैं, ब्लैंकेट्स बना सकते हैं, कर्टेन बना सकते हैं, टेबल क्लॉथ्स बना सकते हैं और अपहोल्स्ट्री बना सकते हैं। अपहोल्स्ट्री से क्या मतलब है कि जो आपकी जो सीट होती है ना, कार की सीट है, कुर्सियों की सीट है, और ये जो ये कार, कुर्सियों की और सोफे वगैरह की जो ऊपर की सीटें होती हैं वो अपहोल्स्ट्री कहलाती है। तो वो रेयॉन के फाइबर से हम बनाते हैं, रेयॉन का फैब्रिक यूज़ करके हम अपहोल्स्ट्री में उसको यूज़ करते हैं। कारपेट में हम यूज़ कर लेते हैं, रेयॉन में कॉटन मिला के कारपेट्स बना लेते हैं हम, एक्सेट्रा। ये बहुत सारी चीज़ें आर मेड फ्रॉम रेयॉन फाइबर, ये सब रेयॉन के फाइबर से बनती है। एंड इट इज है सिल्की रस्टर, और इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इसका सिल्की रस्टर। अब मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रही हूँ जिससे आप रेयॉन को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी रेयॉन का फैब्रिक। रेयॉन का जो फैब्रिक होता है वो सिल्क जैसी अपीयरेंस देता है, आपको पता है, और अपनी इसी क्वालिटी के कारण ये इतना फेमस हुआ। तो ये हमारा सिल्क जैसे अपीयरेंस देने वाला रेयॉन का फैब्रिक। ठीक है स्टूडेंट, तो रेयॉन का फैब्रिक आपने देख लिया कैसा होता है। अब हम अगली देखते हैं, अगली पिक्चर क्या है। हमारी अगली पिक्चर क्या है, आप पहचान पा रहे हो ये क्या है। जब मैंने आपको रॉ मटेरियल पढ़ा रही थी ना, रेयॉन के को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल पढ़ा रही थी, तब मैंने इसका जिक्र किया था। तो ये क्या है, आप पहचान पा रहे हो ये क्या है। ये है हमारा वुड पल्प। वुड पल्प जो हमें किससे मिलता है, ट्रीज के स्टम से मिलता है ना। जब हम ट्री के स्टम के अंदर का पार्ट निकालते हैं तो वो कहलाता है वुड पल्प। इस वुड पल्प को यूज करके हम क्या बनाते हैं,
इस वुड पल्प को हम एल्कलाइन सॉल्यूशन में मिलाते हैं और जब हम इसे एल्कलाइन सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो एक थिकी लिक्विड स्टिकी सब्सटेंस बनता है जो कहलाता है विस्कॉस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारा वुड पल्प, हमारे रेयॉन जो सिंथेटिक फाइबर है उसका रॉ मटेरियल जो कि बना होता है सेलुलोज का। ठीक है, अब आगे एक इमेज और देखिए आप, ये क्या है, पहचान पा रहे हो ये क्या है? इसका जिक्र किया था मैंने जब हम रेयॉन के यूजेस पढ़ रहे थे, तब इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसा होता है, लॉन्ग फैंसी स्टाइलिश ड्रेसेस बनती हैं रेयॉन से और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपैरल। तो ये है हमारा अपैरल, लॉन्ग फैंसी स्टाइलिश और डिजाइनर ड्रेसेस जो रेयॉन के फैब्रिक से बनाई जाती है। अब आगे की आप इमेज देखिए, वो तो आप पहचान जाएंगे, मुझे लग रहा है वो तो आप पक्का पहचान जाएंगे। ये है हमारे स्टॉकिंग्स तो आप पहचानते ही हो, और ये है हमारे स्लैक्स भी आप पहचानते हो क्योंकि आपके घरों में आप भी पहनते हो, आपकी मम्मियाँ और दीदियाँ वगैरह भी पहनती हैं, तो ये तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आगे की इमेज देख लीजिए, ये क्या है, इस इमेज को आप पहचान पा रहे हो क्या? इसका जिक्र किया था मैंने रेयॉन के यूजेस पढ़ाते समय मैंने इसके बारे में बात की थी। तो ये क्या हो सकता है, आप समझ पा रहे हो ये क्या हो सकता है? ये मैंने आपको बताया था ना कि रेयॉन के फाइबर से हम सोफे और कुर्सियों की गद्दियां बना पाते हैं। रेयॉन के फैब्रिक से हम सोफे और कुर्सियों की गद्दियां बना पाते हैं। तो ये वही है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपहोल्स्ट्री बोलते हैं। ये क्या है, हमारी अपहोल्स्ट्री है जिसको हमने रेयॉन के फैब्रिक से यूज करके बनाई है सोफे और कुर्सियों की गद्दियां। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने रेयॉन आपको डिटेल में पढ़ा दिया है ना। अब हम अगली वीडियो में हमारे सेकंड सिंथेटिक फाइबर नायलॉन को पढ़ेंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए और इसी तरह से बने रहिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हम वापस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।